तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से। वेरी इजी एंड लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ बच्चों को यहाँ पर वो उलझ से जाते हैं, इसकी ग्रिप नहीं समझ पाते, तो वो यहाँ पे बस घूमे घूमे से रहते हैं। बट दैट विल नॉट हैपन विद यू, ये मेरी गारंटी है। हम बड़े आराम से इसे समझेंगे। इसे समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। क्या? ये चीज़ कि जब भी आप किसी भी बिज़नेस में एंटर करते हो, तो उस केस में आपको बिजनेस रिस्क, यू ऑलवेज फेस बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जांपल, आपने किसी भी बिजनेस में एंटर किया तो देयर इज ऑलवेज सम बिजनेस रिस्क की अच्छा कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर लूज हो जाएगा, इकोनॉमी डाउनटर्न के कारण डिमांड कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बिजनेस रिस्क तो यार हर एक बिजनेस को फेस करना ही है, चाहे वो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो सर्विस कंपनी हो। हर किसी बिजनेस के अपने अपने कुछ ना कुछ रिस्क तो रहते ही हैं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। ये तो होगा ही होगा, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं होता, ये तो होगा ही। फिर लेकिन अगर हम रिस्क को एक और दूसरी डायरेक्शन में बांटें, देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिस्क, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। ये आप अपने इंटर में कर भी आ चुके हो। फाइनेंशियल रिस्क ये क्या है, हल्का सा रिवाइज कराओ तो। देखो, जब भी आप डेट वगैरह कोई इशू करते हो तो आपकी एक फिक्स्ड लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। जब भी आप डेट इशू करते हो तो आपकी फिक्स्ड लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो अगर आप अपने डेट को रीपे नहीं करते हो टाइम पर, तो क्या होता है आपके पास, आपके साथ? यस, पेपर में जो ग्रुप 1 का दूसरा सब्जेक्ट है लॉ, उसमें भर भर के पढ़ रखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC। तो सामने वाला इंसान आपको जो IBC में घसीट के लेके जा सकता है और बोल सकता है ना कि जज साहब, इससे मेरा पैसा निकलवाओ, इस दुष्ट इंसान ने मेरे से लोन तो लिया पर अब वो रीपे नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या आपके लेंडर आपको घसीट के लेके जा सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ये हमारा कहते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या फाइनेंशियल रिस्क हमेशा प्रेजेंट होता है या कभी कभार प्रेजेंट होता है? Is it always present or is it present sometimes? Yes, of course, कि फाइनेंशियल रिस्क तो तभी प्रेजेंट होगा ना जब आप एक्चुअल में कोई डेट वगैरह इशू करोगे। जब आप कोई डेट वगैरह इशू करोगे, मान लो आपने कोई डेट इशू ही नहीं कर रखा, तो फिर काहे का रिस्क? फिर तो कोई रिस्क ही नहीं, मतलब फिर कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। उस केस में भी बिजनेस रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा माय डियर। बिजनेस रिस्क से छुटकारा नहीं होगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क इज ओनली प्रेजेंट व्हेन यू इशू सम फिक्स्ड लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे आपने कोई डेट इशू किया, कोई आपने बैंक लोन लिया, तो तब ये रिस्क राइज होता है। तो इसी चीज़ को लिखने के लिए यहाँ पर दो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जैसे 2 कार कंपनीज हैं, मान लो टाटा मोटर्स, शॉर्ट फॉर्म टैमो, एंड मारुति जो सुजुकी है आपकी, बेसिकली अब सुजुकी। तो मान लो कि टाटा मोटर्स ने डेट इशू कर रखा है, सुजुकी ने डेट इशू नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये दोनों कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अब मान लो कि इकोनॉमी ख़राब हो गई, सिस्टम ख़राब हो गया, उसके कारण सेल्स ख़राब हुई। एक ऐसा साल रहा जिसमें सेल बहुत कम हुई। तो उसके कारण क्या लॉस होगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को? यस। अगर इकोनॉमी ख़राब है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो गाड़ियाँ कहाँ से खरीदेंगे? गाड़ियाँ खरीदेंगे नहीं तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ। तो सुजुकी वाले कह रहे हैं, हाँ यार चलो लॉस तो हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, बिजनेस का तो यही नाम है। आज रिस्क था, रिस्क तो होता ही हमेशा, तो लॉस हो गया। तो फिर इन्होंने ये अब चुपचाप अपने AGM में गए, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग में, और बोल दिया इन्होंने सभी शेयर होल्डर्स को कि हम इस साल कोई डिविडेंड नहीं दे रहे, वी आर नॉट गिविंग एनी डिविडेंड दिस ईयर बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या कुछ कर सकते हैं? क्या वो किसी कोर्ट में जाके, कहीं पे जाके बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हमें तो डिविडेंड चाहिए ही चाहिए? नहीं, नहीं, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप घर चले जाएंगे। लेकिन जब बात आई टाटा मोटर्स की, तो इन्हें भी लॉस हुआ। और लेकिन अब क्या ये जाके चुपचाप बोल सकते हैं AGM में, बस आराम से जाके, डेट वालों इस साल ना हमें लॉस हो गया है, हम यहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे? द आंसर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेट को तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो IBC में घसीट के ले जाएंगे। और इसी इसी चीज़ को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क। दिस इज व्हाट वी आर दिस इज व्हाट वी मीन बाय द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो तो यहाँ पर
बिजनेस में दो तरीके के रिस्क हैं, बिजनेस रिस्क जो कि हमेशा होगा, और फाइनेंशियल रिस्क। अब कहानी बढ़ाते हैं आगे। आगे की कहानी ये है कि मान लो कि देयर इज़ अ कंपनी जिसने डेट इशू नहीं कर रखा, देयर इज़ अ कंपनी जिसने डेट इशू नहीं कर रखा, तो उस केस में वो सिर्फ बिजनेस रिस्क फेस कर रही है, फाइनेंशियल रिस्क तो है नहीं उस केस में उसका कोई, तो ओवरऑल रिस्क उसका कम है। यस, लेकिन लेटर ऑन आगे जाकर वो डेट इशू कर देती है, वो डेट इशू कर देती है। अब ये कंपनी बिजनेस रिस्क तो अब भी फेस करेगी ही, अब साथ में फाइनेंशियल रिस्क भी पिक्चर में आ गया, फाइनेंशियल रिस्क भी पिक्चर में आ गया। तो ओवरऑल रिस्क कंपनी का क्या बढ़ गया? द आंसर इज यस, ओवरऑल रिस्क कंपनी का बढ़ गया, मोर ओवरऑल रिस्क, हायर ओवरऑल रिस्क, राइट राइट। तो अब फाइनली इसको अपने हम मेन टॉपिक के साथ लिंक करते हैं कि जब इस कंपनी ने डेट इशू नहीं कर रखा था, तो आपकी इंटर में आप क्या बोलते थे इसे? अनलीवर्ड कंपनी। और जब ये कंपनी डेट इशू कर देती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लीवर्ड कंपनी। जब कोई कंपनी डेट इशू कर देती है तो हम यही कहते हैं ना कि लीवर्ड, उसने लेवरेज ली, लीवर्ड कंपनी। तो जब उसने डेट नहीं इशू कर रखा था तो अनलीवर्ड, जब डेट इशू कर दिया तो लीवर्ड। तो सिमिलरली जब कोई कंपनी जिसमें डेट नहीं होता, जिसमें अनलीवर्ड कंपनी का जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं अनलीवर्ड बीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनलीवर्ड बीटा। अनलीवर्ड सिंपल सा तो है माय डियर, अनलीवर्ड कंपनी का बीटा क्या होगा? अनलीवर्ड बीटा। और जब कंपनी लेवरेज ले लेगी, लीवर्ड कंपनी का बीटा क्या होगा? लीवर्ड बीटा। लीवर्ड कंपनी के बीटा को हम क्या कहते हैं? लीवर्ड बीटा, लीवर्ड बीटा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, राइट राइट। तो यही बस कहानी थी अभी तक की, गोइंग वेरी स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या हमने पोर्टफोलियो में ये पढ़ रखा है कि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क? क्या हमने पोर्टफोलियो में पढ़ रखा है कि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क? यस। उसमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है एग्जैक्टली कि बीटा का को सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, याद है बहुत कुछ वहाँ पे पढ़ा था। तो वो हमें पढ़ने की, अभी वो याद करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हमें मेन यहाँ पर फोकस करना है कि बीटा इज़ अ मेजर ऑफ रिस्क। और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कंपनी लीवर्ड से अनलीवर्ड से लीवर्ड की तरफ जा रही है, जैसे मतलब कि जब पहले उसके पास डेट नहीं था, बाद में उसने डेट इशू कर दिया, तो अल्टीमेटली कंपनी का ओवरऑल रिस्क बढ़ रहा है। लेवरेज के कारण कंपनी का ओवरऑल रिस्क बढ़ रहा है। यस, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आ रहा है ना, जब हम लेवरेज ले रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क पिक्चर में आ रहा है। तो अगर मेरी कंपनी का पहले बीटा था मान लो 1.5, मान लो 1.5, अब मैंने 40% न्यू डेट इशू कर दिया, पहले डेट कुछ नहीं था, अब 40% न्यू डेट इशू कर दिया, तो मेरा बीटा भी कॉरेस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा। मैं ये एग्जांपल देता हूँ, नीचे वाली एग्जांपल पर आओ। जब नो डेट था, जब कंपनी में कोई डेट नहीं था, तो उस केस में कंपनी का बीटा था 1.6। अब कंपनी ने डेट इशू कर दिया, कितना इशू किया डेट? 40% ऑफ इक्विटी, जितनी भी आपकी इक्विटी थी उसका 40% आपने डेट इशू किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा बीटा भी 40% से बढ़ जाएगा, तो हमारा न्यू बीटा क्या आएगा पता है? हमारा न्यू बीटा, जिसे हम लीवर्ड बीटा बोलते हैं, वो होगा 1.6 प्लस 1.6 इंटू 40%, 1.6 प्लस 1.6 इंटू 40%, या जिसे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 1.6 इंटू 1 प्लस 0.4, दैट इज 1.6। ये कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 1.4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2.24। तो देयरफॉर जब आप कंपनी में डेट ले आते हो तो आपकी कंपनी बिकम्स मोर रिस्की, तो उस केस में आपकी कंपनी का बीटा बढ़ जाता है, आपके जो इक्विटी है, इक्विटी का बीटा बढ़ जाता है। यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया 1.6 से 2.24 पे, 2.24 पे। बिकॉज देखो, ये जो जब आप डेट लेते हो तो उससे रिस्क किसको बढ़ता है? रिस्क तो शेयर होल्डर का ही बढ़ रहा है ना अल्टीमेटली, क्योंकि कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है, जैसे हम कहते हैं कि कंपनी को उसके लेंडर्स आईबीसी में अगर घसीट के ले गए, कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है,
तो उस केस में पैसा किसका डूबा? शेयर होल्डर्स का, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इक्विटी का जो बीटा होता है डेट लेने के कारण, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है तो ये बीटा बढ़ जाता है, विच इज़ 2.24 हो गया, 1.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने नीचे भी लिख रखी है कि बीटा ऑफ लीवर्ड कंपनी क्या होगा कि बीटा ऑफ अनलीवर्ड प्लस बीटा ऑफ अनलीवर्ड इनटू डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज आपने कितना डेट लिया एज ए परसेंटेज ऑफ योर इक्विटी, आपने कितना डेट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, जैसे इधर ये कॉमन ले लिया सीधा सीधा, बीटा बीटा अनलीवर्ड को कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बन गया, बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी, एज सिंपल एज दैट। यही था, यस, दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेवरेज बीटा एंड अनलीवर्ड बीटा, और कुछ भी नहीं है। सिंपल मतलब जैसे सिंपल बस किया है कि अच्छा 40% अपने इक्विटी स्ट्रक्चर में 40% डेट ऐड कर लिया है, तो ठीक है हमारा बीटा 40% से बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लेकिन फाइनली जो हम फाइनल पिक्चर बोलते हैं वो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से, बीटा ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी। यहाँ तक तो यही रखते हैं हम, यहाँ पर करते हैं इन 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स को हम यहाँ पे पिक्चर में लाते हैं। ये 1 माइनस टैक्स पिक्चर में क्यों आया, 1 माइनस टैक्स पिक्चर में क्यों आया, मतलब पहले हल्का सा दिमाग में बिठा लो कि अच्छा यार यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में सेम यही चीज़ लिखी है, बस डेट को हमने लिया है नेट ऑफ टैक्स, डेट की अमाउंट हमने ली है नेट ऑफ टैक्स। तो 1 माइनस टैक्स पिक्चर में क्यों आया, वैसे इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, मैं इंट्यूटिवली हल्का सा बता देता हूँ शॉर्ट में, जितना आपको समझने के लिए उतना काफ़ी होगा। देखो, जब भी आप डेट इशू करते हो, यहाँ पर आ जाओ, वाई डेट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो जब भी आप डेट इशू करते हो तो आपका जो अर्निंग्स है वो इंटरेस्ट की अमाउंट से फ्लक्चुएट नहीं होती, वो इंटरेस्ट की अमाउंट से फ्लक्चुएट नहीं होती, रादर अर्निंग जो चेंज होती है वो होती है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, दैट इज नेट अमाउंट से चेंज होती है। मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नीचे लिख रखे है इसीलिए। मान लो कि आपकी कंपनी में पहले कोई डेट नहीं था, तब आपका कितना था, इधर इधर भूल जाओ, अभी इधर भूल जाओ, आपकी कंपनी में पहले कोई डेट नहीं था, तब आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 4 लाख रुपए, डेट कोई है नहीं तो आपका ईबीटी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स हो गया 4 लाख रुपए, टैक्स दिया 30%, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा कितना, 2.8 लाख रुपीस। क्लियर है। चलो, अब आ गया पिक्चर में 10% 10 लाख का डेट, 10 लाख रुपए का डेट आ गया जिसका इंटरेस्ट रेट है 10%। सेम कहानी, ईबीटी कितना है, सॉरी ईबीआईटी कितना है, 4 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट कट गया, 1 लाख रुपए हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा, 3 लाख रुपए, ठीक है। टैक्स कितना देना पड़ेगा अब, 90,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 2.1 लाख रुपीस। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारी अर्निंग्स कितने से चेंज हुई, क्या 2.8 लाख से चेंज हुई या 2.1 लाख से चेंज हुई, सॉरी, अर्निंग्स कितने से चेंज हुई, 1 लाख रुपए से चेंज हुई या फिर 70,000 से चेंज हुई, द आंसर इज 70,000 से चेंज हुई, 70,000 से चेंज हुई। तो दिस इज कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट से अर्निंग चेंज नहीं हुई, दैट इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, दैट इज नेट अमाउंट से आपकी अर्निंग चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो जो फ्लक्चुएशन है वो नेट अमाउंट से रहती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आप देख सकते हो, उसमें एग्जैक्टली नहीं जाएंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसे आ रहा है, कि जो डेट है वो हम नेट ऑफ टैक्स लेंगे, नेट ऑफ टैक्स लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यही हमारी पिक्चर थी, बस दिस वॉज ऑल अबाउट योर लीवर्ड एंड अनलीवर्ड बीटा। आई बिलीव कि अगर इस वाले नोट से एक बार जाके पढ़ भी लेना, बहुत आसान लगेगा, मस्ती में हो जाएगा, फॉर्मूला लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, है ही क्या इसमें लर्न करने के लिए, ठीक है। बस इतना सा याद रख लेना कि डेट को नेट ऑफ टैक्स लेना है, बस। आ जाओ, तो यहाँ पर यही चीज़ लिख रखी है, लीवर्ड वर्सेज अनलीवर्ड बीटा, लीवर्ड बीटा मोर, अच्छा लीवर्ड बीटा को हम इक्विटी बीटा भी कहते हैं, अनलीवर्ड बीटा को हम एसेट बीटा भी कहते हैं। तो वो बस अलग अलग नाम है, जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला भी लिख रखा है। आ जाओ एक अपनी एग्जांपल पे, कैलकुलेट लीवर्ड बीटा, बीएल मतलब बीटा लीवर्ड, लीवर्ड बीटा
Calculate BL, that is levered beta, if unlevered beta, BU मतलब unlevered beta is equals to 1.5, डेट टू इक्विटी रेशियो है 1:2 और टैक्स है 35%। तो आ जाओ, अब कब क्या आ जाएगा, बीटा लीवर्ड इज इक्वल्स टू बीटा अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी 1 माइनस टैक्स। ये कितना आ गया 1.5, डेट अपॉन इक्विटी कितना है 1/2, 1:2, द रेशियो गिवन है ऑलरेडी 1/2 इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 0.35। तो ये हो गया आपका, कितना आ रहा है निकाल लो, तो ये आ रहा है 1 इंटू 0.65 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 1.5, 1.9875, 1.9875। तो यहाँ पर इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन कि अगर हमने कोई डेट ना लिया होता, तो उस केस में कंपनी का बीटा कितना होता 1.5। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे डेट ले रखा है, देख रहे हो आप, डेट टू इक्विटी 1:2, तो हमने यहाँ पर डेट ले रखा है, तो इसलिए कंपनी का बीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क भी पिक्चर में आ गया है। तो 1.9875। तो यहाँ पर एक बार इसी मेरे साथ साथ लिख लो, इफ़ नो डेट रेस्ड तो नो फाइनेंशियल रिस्क, उस केस में कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, ओनली बिजनेस रिस्क। लेकिन बिजनेस रिस्क तो हमेशा रहेगा ही ना, तो इसलिए ओनली बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो देयरफॉर बीटा अनलीवर्ड रिप्रेजेंट्स बीटा ड्यू टू बिजनेस रिस्क ओनली। बीटा अनलीवर्ड रिप्रेजेंट्स बीटा ड्यू टू बिजनेस रिस्क ओनली। तो हमने अभी बोल के आए थे ना कि अच्छा रिस्क दो तरीके के हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, राइट। तो हम कह रहे हैं अच्छा अगर फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, हमने डेट रेज ही नहीं कर रखा, फिर भी हमारी कंपनी का बीटा कितना होगा 1.5, दैट इज बीटा अनलीवर्ड फिर भी है 1.5। तो ये 1.5 क्यों है, बिजनेस रिस्क के कारण, बीटा हमारा 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर यही इंटरप्रिटेशन लिखी है। फर्दर when debt raised तो both financial and business risk present, therefore levered beta represents the combined effect of business risk and financial leverage taken। समझ में आया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब अनलीवर्ड बीटा के केस में डेट है ही नहीं, तो सारा का सारा जो भी बीटा है अनलीवर्ड बीटा, इट रिप्रेजेंट्स बीटा ड्यू टू बिजनेस रिस्क। लेकिन लेवरेज बीटा के केस में बीटा ये कंबाइंड इफेक्ट आपका दर्शाता है, दैट इज बिजनेस रिस्क का भी और फाइनेंशियल लेवरेज का जो कंबाइंड इफेक्ट है। क्लियर है। फाइनली इसके एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसको समझाने से पहले यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजिंग प्रॉक्सी फॉर्म बीटा। टॉपिक को समझाने से पहले एक बहुत ही बच्चों वाली एग्जांपल करेंगे। तो हमारी कहानी यहाँ पर क्या है कि हमारा प्लान है कि हम एक न्यू मैंगो ड्रिंक लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रूट ड्रिंक। तो उस केस में हमें एक मैंगो ड्रिंक बनाने में 1 किलो मैंगो लगेंगे पर बॉटल, मान लो 2 लीटर की बॉटल है, जितना भी वट एवर, एक केजी मैंगो लगेंगे पर बॉटल। तो जिसकी कॉस्ट हमें नहीं पता,
ओहो मैंगो की कॉस्ट नहीं पता, नहीं मतलब मान लो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बट समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा इस एग्जांपल से। एग्जांपल बच्चों वाली है। हमें मैंगो हमें हमें यहाँ पर फ्रूट ड्रिंक बनानी है और एक बॉटल में 1 किलो मैंगो पड़ेंगे, लेकिन उसकी हमें कॉस्ट नहीं पता। सर मार्केट से ऑब्जर्व कर लो। मैं कह रहा हूँ मुझे मार्केट में इसकी कॉस्ट पता नहीं लग रही। इट कैन नॉट बी फाउंड डायरेक्टली वाया मार्केट, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट। मान लो मार्केट में मैंगो बिक ही नहीं रहे हैं, सारी मैंगो सीधा कंपनी ही खरीद रही है, तो मैंगोस नहीं बिक रहे हैं, मार्केट में बिक ही नहीं रहे हैं मान लो। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमें तो अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है अपनी मैंगो फ्रूट ड्रिंक की, तभी तो हम उसका प्राइस वगैरह सेट कर पाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कॉस्ट है मेरी 10 रुपये। तो मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालूँ? मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कॉस्ट तो चलो मुझे पता है कि 10 रुपये पर बॉटल आएगा, सॉरी पर केजी नहीं, 10 रुपीज़ पर बॉटल। ठीक है, तो पर जब तक मुझे मैंगो की कॉस्ट नहीं पता लगती तब तक तो बात नहीं बन सकती। हमने कहा हाँ यार बात तो ठीक है, तो चलो हम एक दूसरी कंपनी की कॉस्ट में जान पड़ताल करते हैं। हम दूसरी कंपनी की कॉस्ट देखना शुरू किया। हमने देखना शुरू किया कि वो भी अपनी एक बॉटल में 1 किलो मैंगो डालते हैं, लेकिन हमें उसकी कॉस्ट तो पता नहीं है कि उनको उसकी कॉस्ट कितनी इंकर कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता। ठीक है, पर हमें ये पता है कि उनकी टोटल कॉस्ट है 20 रुपीज़ और उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर कॉस्ट है 5 रुपीज़, हमें ये पता है। तो क्या अब हम बैक कैलकुलेट करके आधे मिनट में निकाल सकते हैं कि हाँ भाई 1 किलो मैंगो की कॉस्ट इन्हें कितनी पड़ रही है? यस, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो निकाल लो दोस्त, फिर तो बताने की ज़रूरत ही क्या है। 15 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये इनको मैंगो की कॉस्ट पड़ रही है, 5 रुपये मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट 20। तो मैंगो की कॉस्ट जब हमें पता लग गई, राइट, तो क्या अब हम अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस, यस, इस 15 रुपये को उठा के अपनी इक्वेशन में फिट कर देंगे तो हमें हमारे पास मैंगो की कॉस्ट आ जाएगी। आ जाओ, तो ये आ गई 15 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई? 15 प्लस 10 दैट इज़ 25 रुपये, दैट इज़ 25 रुपये। क्लियर है? बहुत ही आसान थी, मतलब आसान थी या बताऊँ या बहुत ही आसान थी? बहुत ही ज़्यादा आसान थी। सिमिलरली माय डियर, जब इसी लेवल का क्वेश्चन हमारा प्रॉक्सी फॉर्म बीटा के साथ आ जाता है तो फिर क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं? सीरियसली इसी लेवल का क्वेश्चन है, देखना चाहोगे? चलो आ जाओ, देख लो। दो कंपनीज हैं जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, दैट इज केमिकल बिजनेस में है। हमारी एग्जांपल में दो कंपनीज दोनों केमिकल बिजनेस में है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा इन दोनों का बिजनेस रिस्क तो सेम होना चाहिए। बिजनेस रिस्क तो दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम केमिकल बिजनेस में है। तो देयरफॉर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इनका अनलीवर्ड बीटा सेम होना चाहिए। अनलीवर्ड बीटा क्या दर्शाता है? अब सारे पॉइंट जोड़ रहे हैं अब हम। अनलीवर्ड बीटा क्या दर्शाता है? इट इज द वो रिप्रेजेंट करता है द रिस्क ड्यू टू द बिजनेस, द बीटा ड्यू टू द बिजनेस रिस्क, बीटा ड्यू टू बिजनेस रिस्क ओनली, राइट। अगर दो कंपनीज का बिजनेस रिस्क सेम है तो उनका अनलीवर्ड बीटा भी सेम होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दो कंपनीज दोनों केमिकल बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस रिस्क सेम है तो अनलीवर्ड बीटा सेम होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। कहानी यहाँ पर ये रही है कि हमें ना एक प्राइवेट कंपनी का बीटा निकालना है, प्राइवेट कंपनी का लीवर्ड बीटा निकालना है, या जिसे हम इक्विटी बीटा भी कहते हैं। हमें प्राइवेट कंपनी का इक्विटी बीटा निकालना है, या जिसे हम लीवर्ड बीटा भी कहते हैं। तो उसके लिए सर निकाल लेंगे, मुझे बता दो इस कंपनी का अनलीवर्ड बीटा कितना है, मैं फटाफट से इसका लीवर्ड बीटा निकाल लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत बच्चे ये है कि हमारे पास अनलीवर्ड बीटा नहीं है। ओह, अब आई ना दिक्कत। हाँ, हमारे पास अनलीवर्ड बीटा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हें यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी है बट तुम्हारे पास मैंगो की कॉस्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमने इस केस में किया, बैक कैलकुलेट करके दूसरी कंपनी के डेटा से बैक कैलकुलेट करके मैंगो की कॉस्ट निकाल ली, तो फाइनली उसे यूज़ कर ली, तो वैसे ही अब हम एग्जैक्टली करने लगे हैं। हमारे पास, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का हमें बीटा नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक पब्लिक कंपनी है जो कि अगेन केमिकल बिजनेस में है, उसका हमें लीवर्ड बीटा पता है कितना? 1.89। उसका हमें लीवर्ड बीटा पता है 1.89। तो माय डियर,
क्या लीवर्ड बीटा दो कंपनीज का सेम होगा चाहे वो दोनों सेम इंडस्ट्री में है? इस केस में ध्यान से देख के बताओ, अपने आप डेटा को देख के, क्या इन दोनों का लीवर्ड बीटा सेम होना चाहिए? ध्यान से सुनो। राइट, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली प्राइवेट कंपनी को आप देखोगे तो उसका डेट अपॉन इक्विटी रेशियो कितना है, 1:4। उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 1:4 है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो है 1:2। तो पब्लिक कंपनी ने ज़्यादा डेट ले रखा है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं वैसे तुम्हारे लिए शब्दों में, तो 1:4 डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि योर डेट इज 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल। आपकी टोटल कैपिटल का डेट सिर्फ 20% है। और 1:2 का मतलब है कि डेट इज इक्वल टू 33% ऑफ योर टोटल कैपिटल, तो देयरफॉर पब्लिक कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा डेट ले रखा है। तो जितना ज़्यादा डेट आप लेते रहते हो उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होता रहता है, तो इसलिए पब्लिक कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। ऑल्सो इन दोनों का टैक्स रेट भी अलग अलग है। राइट, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का लीवर्ड बीटा भी सेम होगा, क्योंकि इनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों केमिकल बिजनेस में हैं तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं यहाँ पर कि इन दोनों का अनलीवर्ड बीटा चलो सेम होगा, क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम हम निकाल लेंगे कि ठीक है यार, केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करने पे अनलीवर्ड बीटा कितना है, दैट इज बीटा अनलीवर्ड। यहाँ से हम अनलीवर्ड बीटा निकाल लेंगे, अनलीवर्ड बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करने वालों का अनलीवर्ड बीटा क्या होता है। तो आ जाओ, तो हमारा पास फॉर्मूला है बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी 1 माइनस टैक्स। यही हम अभी समझ कर आए। तो बीटा अनलीवर्ड कितना, सॉरी, यहाँ पर अपने बीटा लीवर्ड गिवन है 1.89, बीटा अनलीवर्ड हमने निकालना है तो वो हम निकाल लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बीटा अनलीवर्ड निकाल दो माय डियर, कितना आ रहा है आपका, निकाल के बताओ तो। वन पॉइंट फोर, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.4। राइट, क्लियर है? तो देयरफॉर आपका अनलीवर्ड बीटा कितना हो गया, आपका अनलीवर्ड बीटा ऑफ केमिकल, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करने वालों का अनलीवर्ड बीटा हो गया 1.4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें पता चल गया। अब हमने करना क्या था, ओरिजिनली प्राइवेट कंपनी का लीवर्ड बीटा निकालना था। अब तो बहुत आसान है सर, अब तो हमें पता चल गया कि इस कंपनी का अनलीवर्ड बीटा कितना होगा। द आंसर इज 1.4। 1.4, क्योंकि ये भी केमिकल बिजनेस में ही है। तो अब हमें इसका बस लीवर्ड बीटा निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। इट इज़ 1.4 इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, करो कितना आ रहा है, it is coming out to be 1.68, it is coming out to be 1.68। राइट, तो क्या अब हमने बड़े आराम से हमारी फर्म का बेटा निकाल लिया, जिस फर्म का हमें चाहिए था, प्राइवेट कंपनी का? द आंसर इज यस। क्या बताओ, इसमें कुछ भी मुश्किल था? हल्का सा भी, मतलब कुछ भी मुश्किल था? नहीं, मतलब एक बार, मतलब ये ऐसे का क्वेश्चन है कि आप एक बार भी ढंग से प्रैक्टिस कर लो ना, इवन दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको प्रैक्टिस बस एक ही बार करनी चाहिए, बट वैसे बात कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को तो एक बार भी आप अच्छे से समझ जाओ, यू वोंट फॉरगेट इट इजीली। फिर तो एग्जाम में बस नोट्स को ऊपर से बस देखोगे ही, एंड यू विल बी एबल टू ग्रैप्स कि एग्जैक्ट पूरा का पूरा क्या चल रहा था सिस्टम। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो। तो यही कहानी थी। दिस इज यूजिंग प्रॉक्सी फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग योर बीटा। यहाँ पर
हल्का सा मैं प्रैक्टिकल नोट ये बोलना चाहूँगा कि अभी मैंने समझाने के लिए तो आपको बोल दिया कि ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में सबका ही बीटा वन अनलीवर्ड बीटा 1.8 होगा, 1.4 होगा, सॉरी 1.4 होगा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं हल्का सा नोट बोलूँ तो आपको दो सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करना होता है। तो बिकॉज देखो, अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की भी बात करें तो दो कंपनीज की पोजीशन बिजनेस में इंडस्ट्री में सेम नहीं होगी। हो सकता है एक कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो, एक कंपनी काफ़ी वीक पोजीशन में हो, उसकी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी अलग तरीके से हो और दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन थोड़ी अलग तरीके से हो। राइट, फॉर एग्जांपल मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी ज़्यादा रूरल डिमांड पे फोकस करती हो कि रूरल एरियाज़ में कैसे की गाड़ियाँ चाहिए, और दूसरी कंपनी अर्बन सिडैन वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती हो। तो हमें जब रियल लाइफ में हम बात करते हैं तो हमें वो कंपेरेबिलिटी वगैरह के इश्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। बट सिंस अभी हम सेवियर बैच में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर फोकस है पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज सिंपली मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आराम से यहाँ पे हमारा फोकस है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, मतलब जब हम रियलिटी को पिक्चर में लाते हैं देन थिंग्स कैन गेट अ बिट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमारा फोकस है कि सिंप्लीफाई करके बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से मस्ती से पढ़ते रहें ताकि हमारे वो 70+ वाला टारगेट अचीव हो। आपका आ जाओ, तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं। तो ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने अभी करके आया। कि सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो, यहाँ पे कहानी यहाँ पर ये था कि हमें प्राइवेट कंपनी का बीटा निकालना था। अब बीटा हम कैलकुलेट वगैरह कैसे करते थे पोर्टफोलियो में, वो हम करते थे कोवेरिएंस सिक्योरिटी एंड मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट, राइट, या फिर चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न, या फिर तीसरा हमारा फॉर्मूला एक और तरीका होता था, बीटा इज इक्वल्स टू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू एस डी ऑफ सिक्योरिटी अपॉन एस डी ऑफ मार्केट। राइट, ये दो तीन फॉर्मूला हमारे रहते थे। अब मान लो जैसे मैं इसी फॉर्मूला की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर तो ये सिक्योरिटी लिस्टेड है, ये शेयर लिस्टेड है, तो मैं उसका हर रोज़ का क्लोजिंग प्राइस उठा सकता हूँ और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑल्सो देर आर ऑल्सो सम एडवांस मॉडल्स लाइक EWMA, गार्च वगैरह विच आर नॉट एट योर लेवल। बट जब आप अगर सी मतलब हायर फाइनेंशियल स्टडीज़ और आगे में जाना चाहोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा हम स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन अ नट शेल, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो इसके तो शेयर ट्रेड ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आपको कोई रोज़ रोज़ का क्लोजिंग प्राइस तो मिलेगा नहीं। कभी मान लो कि हर 6-8 महीने में या साल में कोई एक आधी डील हो गई, 6-8 महीने में कोई एक आधी डील हो गई प्राइवेट कंपनी की, तो वहाँ पे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। बट आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ शेयर तो यहाँ पे कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, ना ही कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट कैलकुलेट कर पाओगे। सो द इन अ नट शेल, प्राइवेट कंपनी का हम फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे कहते हैं कि इनका शेयर प्राइस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड हेंस वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली। हम इसका बीटा डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉक्सी फर्म उठा लेते हैं, कोई पब्लिक कंपनी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं इस प्राइवेट कंपनी की तरह, जो कि सेम इंडस्ट्री में होती हैं, मान लो कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ की हैं या सेम बिजनेस सेगमेंट में डील कर रही हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर हमें पब्लिक कंपनी का हम बीटा जो कैलकुलेट करते हैं, जो इक्विटी बीटा जो उसके डेटा से, तो वो हमारा क्या आ गया, वो हमारा आ जाता है लीवर्ड बीटा। वो हमारा आ जाता है लीवर्ड बीटा। लेकिन लीवर्ड बीटा से हम फिर यहाँ पे बड़े इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, अनलीवर्ड बीटा। और इस अनलीवर्ड बीटा को यूज़ करके हम प्राइवेट कंपनी का लीवर्ड बीटा निकाल लेते हैं। आई कहानी समझ में? आई कहानी समझ में, क्योंकि हम डायरेक्टली इस पब्लिक कंपनी का लीवर्ड बीटा क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि इन दोनों का डेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है और टैक्स स्ट्रक्चर है, वो दोनों कंपनीज का डिफरेंट है। तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं उठा सकते। इट्स जस्ट लाइक कि हम अगर डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं बोल सकते थे कि दूसरी कंपनी की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो हमारी भी 20 आएगी, नहीं, क्योंकि उसकी जो अदर कॉस्ट है वो डिफरेंट थी, हमारी डिफरेंट थी। राइट, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली आवर स्टोरी। तो यहाँ पर यही स्टेप लिख रखे हैं, ये स्टेप लिख रखे हैं। फाइनली एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर इसे ख़त्म करेंगे। फाइंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ प्राइवेट कंपनी
engaged in manufacturing of टायर्स, टैक्स रेट है 20% का, डेट टू इक्विटी है 1:6, नहीं 1.6, यहाँ पर डेट टू इक्विटी मैं चेंज कर रहा हूँ, इट इज़ 1:, लेट अस से 4 कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। अ सिमिलर पब्लिक कंपनी हैज़ बीटा ऑफ 1.55। अच्छा, अब कहानी फिर से वही है कि प्राइवेट कंपनी का हमें बीटा निकालना है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी की डेट टू इक्विटी और टैक्स रेट तो दे रखा है, बट हमारे पास उसका लीवर्ड बीटा तो होगा नहीं, सॉरी अनलीवर्ड बीटा तो होगा नहीं जिसको यूज़ करके हम डायरेक्टली लीवर्ड बीटा निकाल लें। हमें अनलीवर्ड बीटा किसका उठाना पड़ेगा, किसी सिमिलर पब्लिक कंपनी का। क्या उसका डेटा आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है, क्या कहीं पे दिख रहा है? हाँ 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 दिख रहा है। कहाँ पर? ये रहा उसका बीटा, यहाँ पर गिवन है 1.55। ये कौन सा बीटा आपको गिवन होगा? जब हम सिंपली कहते हैं कि सिमिलर पब्लिक कंपनी हैज़ अ बीटा ऑफ 1.55, तो हम बात कर रहे होते हैं लीवर्ड बीटा की। तो हम बात कर रहे होते हैं लीवर्ड बीटा की, लीवर्ड बीटा, लीवर्ड बीटा। तो आपको लीवर्ड बीटा दे रखा है 1.55, उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो भी दे रखी है, टैक्स रेट भी दे रखा है 30%। तो हम यहाँ पे बड़े आराम से कंपनी का जो पब्लिक कंपनी है उसका अनलीवर्ड बीटा निकाल सकते हैं। तो आ जाओ, कैलकुलेटिंग अनलीवर्ड बीटा यूजिंग प्रॉक्सी फॉर्म, दैट इज पब्लिक कंपनी। प्रॉक्सी फॉर्म हमारी कौन सी है यहाँ पर? पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी की मेनली हम बात कर रहे हैं। आ जाओ, तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो बीटा लीवर्ड कितना है आपका? बीटा लीवर्ड हमें गिवन है 1.55 इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड कितना हमें कैलकुलेट करना है, इंटू 1 अपॉन डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितनी आपको गिवन है? 2.2। ओहो, 2.2:1, बढ़िया, भयंकर रेशियो। इंटू 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितना है? 30%। तो यहाँ पे आपका बीटा अनलीवर्ड कितना आ जाएगा, निकाल लो। आ गया, आ गया, यस, 1.6, सॉरी 1 पॉइंट नहीं, 0.61024। तो अब हमारे पास अनलीवर्ड बीटा आ गया। अब हमारे पास अनलीवर्ड बीटा आ गया, तो बस सिंपल है, अब तो बस इसमें लेवरेज का पॉइंट ऐड कर दो तो आपके पास आपकी कंपनी का लीवर्ड बीटा आ जाएगा। तो यूजिंग BU, दैट इज बीटा अनलीवर्ड, टू कैलकुलेट बीटा लीवर्ड, तो ये कितना हो गया? ये हो गया हम आपका BL, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इज इक्वल टू BU इंटू 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो बीटा अनलीवर्ड हम क्या कह रहे हैं, कितना है इस इंडस्ट्री में सिमिलर कंपनी का? 0.61024 डेट अपॉन इक्विटी। अब हमारी कंपनी की, अपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसकी डेट अपॉन इक्विटी लेंगे, कितना आया? 1:4। तो इट इज़ प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 20%, 0.2। तो यहाँ पर आपका बीटा लीवर्ड कितना आ जाएगा? पॉइंट 732288, चलो जो भी है, मतलब मोटा मोटा 0.732, ठीक है। तो ये आपका आ गया बीटा लीवर्ड ऑफ योर कंपनी, दैट इज ऑल्सो नोन एज देयरफॉर लीवर्ड बीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम भी बताया मैंने आपको इसका,
और इक्विटी बीटा ऑफ कंपनी इज इक्वल टू 0.732288। तो हमें फाइनली क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने हमें फाइनली बोला था कि हमें रिस्क रिटर्न ऑफ मार्केट हमें रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ प्राइवेट कंपनी चाहिए। हमें क्या कैलकुलेट करनी थी? रिक्वायर्ड रिटर्न। नीचे आपको रिटर्न ऑफ मार्केट और आरएफ दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि हम सीएपीएम यूज़ करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि हम सीएपीएम यूज़ करें। तो रिटर्न ऑफ प्राइवेट कंपनी एज पर सीएपीएम कितनी आ जाएगी? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। आरएफ कितना आपको गिवन है? क्वेश्चन में 3% आरएफ गिवन है। आरएफ इज इक्वल टू 3% और आरएम गिवन है 12%। तो आ जाओ, 3% प्लस 12% माइनस 3% इंटू बीटा कितना है? 0.732288 इंटू 9 प्लस 3। तो ये आपका आ गया 9.59%। तो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न कितनी आ गई कंपनी की? 9.59%। पता है, अगर क्वेश्चन घुमाना हो ना तो व्हाट वी कैन डू, मतलब जैसे हम टेस्ट सीरीज़ अपनी बनाते हैं, तो उसमें टेस्ट सीरीज़ में अगर हमें क्वेश्चन बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करनी है, किसी न्यू तरह का क्वेश्चन मान लो हमें घुमाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मर्ज कर सकते हैं हम जो आपके चैप्टर नंबर 1 है गॉर्डन मॉडल उसके साथ। तो वहाँ पे आपको गॉर्डन मॉडल कैलकुलेट करने के लिए दैट इज़ DPS1/KE माइनस जी। तो उधर आपको KE चाहिए होगा, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ से आएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी आपकी CAPM से। CAPM कवर होता है पोर्टफोलियो चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे उसको डायरेक्टली डेटा ना देके हम लीवर्ड अनलीवर्ड बीटा उसको ला सकते हैं, जो कि कवर होता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में। तो एक ही क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर मिला दिए। अभी तो चाहूँ तो इसे और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एक ही क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर मिला दिए, तो मतलब दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जिस बच्चे की अच्छी है वो तो उसे सॉल्व कर लेगा। जिसने खाली रट्टे मारे हैं पीएम वगैरह पास्ट ईयर, तो उसकी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड बीटा।